जनता की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपकी मेज़बान रितिका राजपूत। आज जिस मुद्दे को हम आप तक लेके आए हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं जिन्हें एक ही मंच पे आज हमने इकट्ठा किया है। क्यों किया है? क्योंकि जनता की आवाज़ है। जनता क्या चाहती है, जनता क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स है फेस कर रही है और सरकार तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रही, क्या इनकी समस्याएं हैं, या फिर सरकार को सीधे साफ शब्दों में समझ नहीं आ रही है। इसीलिए पूरी डिटेल में इस पर बातचीत होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम पे, और उन्हीं से हम जानेंगे भी अलग अलग डिपार्टमेंट से आखिरकार क्या कुछ दिक्कतें वो लोग जो है बड़े लंबे समय से देख रहे हैं, जिसे सरकार के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। पर हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा इसका हल कर ही दिया जाए। जब इनकी आवाज़ जो है वो साफ शब्दों में आगे पहुंचे तो हो सकता है सरकार को इनकी बात जो है स्पष्ट रूप से समझ आ जाए और उनका हल भी निकाल दिया जाए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन से बाबू हुसैन मलिक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ पीडीडी डिपार्टमेंट से जो मीनाक्षी शर्मा मैम हैं वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम पे मौजूद हैं। इसी के साथ आपको बता दें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचिंग नॉन टीचिंग जम्मू कश्मीर लेक्चरर फोरम से आपको बता दें गवर्नमेंट टीचर फोरम जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है विजय कुमार, जो कि एज ए लेक्चरर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और इन्हीं के साथ आपको बता दें शीप हस्बेंड्री से वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद आरिफ जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और इन्हीं सब के साथ आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या समस्याएं जो हैं एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को हल भी किया जाना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हर एक डिपार्टमेंट में हज़ारों लाखों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दिन रात जो है उन पर बर्डन बना रहता है, काम का प्रेशर उन पर बना रहता है। अगर इनमें से एक भी डिपार्टमेंट अपना काम करना बंद कर दे तो हम लोगों के घरों पर जो बिजली पानी की सुविधा हम लोग लेते हैं घरों पर बैठ के, वो सुविधा मिलना हमें बंद हो जाएगी। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आप किसके फेवर में यहाँ पे बोल रहे हैं, या किसकी समस्याएं जो हैं वो आज निकाल के आप बाहर रखना चाहते हैं? सबसे मैं आपका जेके चैनल का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर की आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइज़ के तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे इशू हैं, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल टाइप डेली वेजर जो 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगाए हुए हैं, अभी तक सरकार ने यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस सरकारें यहाँ आई उन्होंने भी इनके साथ खिलवाड़ हुआ, और आज भी इस जो डेली वेजर का आज भी कुछ भी नहीं बना। 20 और 25 साल का अरसा गुजर चुका है। जो लोग अपनी ड्यूटी को सारे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर हैं जिनको काम करने के बावजूद भी 3-3, 4-4 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही। ये कितने बड़े दुख की बात है। इस कोविड-19 के मुश्किल हालात में भी वो दिन रात काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सैलरी नहीं दी जाती। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डेली वेजर हैं, उनको सैलरी नहीं दी गई। वाइल्ड लाइफ के अंदर हैं। इसी तरह जो पीएचई के अंदर जो है जिन लोगों ने अपनी ज़मीन जो डोनेट की है, किसी ने 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले और 1 कनाल और 2 कनाल तक अपनी जो है लैंड डोनेट की है, इन्होंने कहा था कि हम आपको किसी एक फ़र्द की नौकरी लगाएंगे, लेकिन अभी तक 12 साल का अरसा गुजर चुका है। वो लोग जो हैं दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और उनको किसी की भी नौकरी नहीं लगी। तो सर, एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने रिक्रूटमेंट की बात की है, एक बार हम नाम मेंशन नहीं करेंगे उनका, हमने पूछा था कि जो डेली वेजर्स हैं जिन्हें पक्का करने की बात की जा रही है उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो आगे से जवाब कुछ ऐसा था कि उनकी रिक्रूटमेंट सही तरीके से नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि सच में यही मुद्दा है जिसके चलते लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं? देखिए, 25 साल का अरसा गुजर चुका है। जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की, डिस्क्रिमिनेशन किया, इनके इशू सेटल नहीं किए। हालांकि जब उनके अपने मसले हैं वो सेटल कर देते हैं। जब एम्प्लॉइज़ के या किसी वर्कर के मुलाजम होते हैं, इन्होंने आज तक किसी की बात नहीं की। ये सिर्फ होश ऑन द फ्लोर भी हमने देखा है, सिर्फ अपनी सैलरी 2-2, 2.5 लाख तक बढ़ा दी। लेकिन जो ये डेली वेजर जो है 1 लाख से ज़ायद जो है वो पिछले 25 सालों से ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज भी देखिए, अभी तक इनका मसला जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है। अभी तक ना ही पिछली सरकारों ने कोई पॉलिसी बनाई, और आज जम्मू कश्मीर
कश्मीर को 2 साल नियर अबाउट 2 साल हो चुके हैं। जब एक स्टेट था उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इनका इशू कोई ना ही पॉलिसी बनी और ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट यूटी है, वहाँ 18,000 रुपया जो डेली वेजर को दिया जाता है और जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। क्या 750 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? तो सर आपने ये जो वेजेस की बात की है, इसी पे पूछना चाहूँगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी अगर कोई चीज़ घर पे लाना चाहे तो भी इंसान डरता है, और ख़ासकर वो इंसान जिसे सिर्फ 700 के हिसाब से मंथली सैलरी मिलती हो, स्कूल की फ़ीस हो गई, घर के खर्चे हो गए, कहीं शादी ब्याह के माहौल में भी जाना होता है, कोई मर जाता है आजकल तो वो भी बिना पैसों के तो वहाँ पे नहीं जाया जाता। तो सर ऐसे में 700 से उन लोगों की पूरी नहीं पड़ती होगी, तो आपसे बातचीत तो ज़रूर होती होगी एम्प्लॉयज़ की, क्या कुछ दर्द लेके वो लोग सड़कों पर उतरते हैं जो सरकार को नहीं दिख रहा? देखिए, आपने देख लिया है पीछे कितने लोगों ने सुसाइड भी की है तंग आके। जब उन लोगों को 25 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन ना ही कोई पॉलिसी बनी, और 750 रुपये में तो दूध का खर्चा नहीं पूरा होता, वो कैसे अपने लोगों का, अपने फैमिली की लुक आफ्टर कैसे कर सकते हैं? 700 रुपये में पे तो कुछ भी नहीं बनता। यहाँ आप देख लीजिए पॉलिटिशियन है जो 2-2 ढाई लाख रुपया जो सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने आज तक किसी मुलाजम की, किसी वर्कर की बात नहीं की कि इनके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी। हालांकि जब कोलिशन सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ थी उस वक्त भी SRO 520 बनाया गया, लेकिन वो भी इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं तो इनके साथ एक रेगुलर पॉलिसी, रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन SRO 520 भी वो इनके साथ एक खिलवाड़ किया गया। वो सिर्फ जिनकी 10 से 15 साल और 15 से 20 और 20 से 25 साल सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात की है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, एक हड़ताल हुई थी EJAC के बैनर के तले, तो 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे। सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके साथ साथ पूरे हुए उनको हमने रेगुलाइजेशन किया, वो रेगुलाइजेशन उनकी हुई। उसके बाद सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी और उन्होंने पोस्टें भी फाइनेंस ने क्रिएशन की और वो रेगुलाइजेशन हुए। 94 के बाद सरकार लगाती गई लेकिन पॉलिसी कोई नहीं बनाई। हमेशा प्रोग्राम जब भी होता है उसमें हमारी बहुत सारी दिक्कतें जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं वो आप प्रोजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे, सरकारों के आगे, लेकिन दुख के साथ फिर कहना पड़ता है कि ये हमारी दिक्कतें आज भी वहीं की वहीं खड़ी और धरा का धरा रह गया। सारा कुछ निज़ाम जो है वो वैसे का वैसा, आज से 20 साल भी वैसे ही था, 25 साल वैसे ही था। लेकिन आज हमें होप थी कि चलो हमारी कोई सुनवाई होगी, हमारे ही लोगों के साथ कोई इंसाफ होगा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। रही PDD डिपार्टमेंट की बात, तो वहाँ पे हमारे डेली वेजर्स जो हैं वो आज से कई तो ऐसे भी हैं जो इस वक्त रिटायरमेंट के जगह पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। और रही सैलरी की बात, PDD में तो सैलरी का बहुत बड़ा एक इशू बन गया है जो टाइम से हमें नहीं मिलती है। और जबकि स्ट्राइक के दौरान ये कहा भी गया था कि नहीं, सैलरी का मुद्दा सबसे पहला होगा और उस पर काम किया जाएगा, और फर्स्ट को नहीं तो कम से कम 5 तक तो निकलेगी। लेकिन आज 18-19 हो रही है, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कि कब मिलेगी। तो मैम कभी किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की कि आप लोगों के घर के गुजारे कैसे चलते होंगे? अगर सैलरी ही वक्त पे नहीं मिलती है तो घर के गुजारे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो कभी पूछा नहीं किसी ने कि आपको दिक्कतें भी आती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं पूछता है, कोई सरकारें नहीं पूछती हैं, कोई ऑफिसर्स नहीं प्रोजेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो सुबह से लेकर शाम तक उनके पास काम करता है उनकी दिक्कतें कहाँ जा रही हैं, कैसे वो पूरा कर रहे हैं, अपनी फैमिली कैसे चला रहे हैं, कैसे हरासमेंट उनको चल रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 3-3 मेटाडोर पकड़कर ऑफिस पहुंचते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि एक मेटाडोर का आज कितना किराया है। 15 रुपये भी अगर वो लेता है तो 3 मेटाडोर वो चेंज करके आएगा, उसको रोज़ का 50 रुपये एक तरफा ही किराया हो जाता है। तो उस पर फिर अगर सैलरी टाइम से नहीं मिलती है तो वो उनका घर कैसे चलता है? दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि कोई सुनवाई रही ही नहीं। हम जम्मू कश्मीर स्टेट को मानते हैं जी ये हमारा हिंदुस्तान का एक ताज है, और ताज की हालत ये है कि वहाँ के जो मुलाजम हैं वो ही सेटिस्फाई नहीं है, तो आम जनता कितनी सेटिस्फाई हो सकती है? मैम जब यूटी बनी थी बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे कि यहाँ के नक्शा बदल दिया जाएगा, एकदम स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सुनने में आया था।
तो जम्मू के हालात को लेके भी बड़ी सारी बातें बड़ी बड़ी आती हैं कि यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। पर अगर बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही, तो प्राइवेट मुलाजिमों तक जाएंगे तो फिर तो ना जाने क्या भंडार निकलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ क्या बेनिफिट हुआ है? देखिए, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो जनता की आवाज़ तो आपके पास है और आप रोज़ इस आवाज़ को उठाते हो कि एम्प्लॉइज़ जो हैं जो भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्या बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि सरकार को भी ज़्यादा कुछ बर्डन फेस ना करने को मिले और एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्हें भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाए, आराम से उनकी डिमांड्स का निपटारा जो है वो हो जाए। ये तो खासकर मैं अपनी बात करूंगी, मैं कई सालों से इस चीज़ को देख रही हूँ। ना तो हमारे इस चीज़ में ऑफिसर आगे आते हैं, ना ही जिस मुलाजिम जिसको नेता बनाते हैं वो लोग कभी आगे आते हैं, ना ही कितने साल हो गए हैं कभी किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की कि हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन लोगों को जो सड़क पर आते हैं मजबूर होकर बोलते हैं, उनको ही कहीं बुलाकर उनसे बात की जाए फेस टू फेस, ताकि उनको पता चले ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कौन से लीडरों को वहाँ जाके बुलाते हैं, कौन सी वहाँ पे बातें होती हैं, कौन से लागू कानून हम पर थोपे जाते हैं उनके कहने के ऊपर, ये आज तक हमें नहीं पता चला। हमने मनोज सिन्हा साहब से कई बार रिक्वेस्ट की है कि जो परेशानियां ग्राउंड लेवल पे एक आम इंसान को आ रही है, आम इंसान मतलब आम मुलाजम को परेशानियां आ रही हैं, क्या आपने कभी आम मुलाजम को अपने पास बुला के कभी कोई बात की है कि आपको पता चला कि हमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? आप आज के ही टाइम में देख लीजिए, जो अभी लास्ट में हमारे ऊपर पोर्टल थोपा गया। पोर्टल थोपने का मतलब क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती। अगर कोई ऑफिसर है ऑलरेडी एडमेंट है या कोई प्रॉब्लम उसको अपनी ही तरफ से चल रही है, तो वो पोर्टल पे किसी के साथ उसका रिजेंटमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर या किसी डिवीज़न के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, तो वो उसका क्या वर्क एंड कंडक्ट भेजेगा? वो तो उसकी रिजेंटमेंट हो गई ना। वो काम इंसान अगर करेगा भी, उसको नंबर वो अपने हिसाब से ही देगा ना। क्या देगा ये बाद में उसको, उस मुलाजम को अगर 10 में से उसको 5 देता है, 6 देता है, वो काम अगर 8-9 भी करता है, अगर उसको नहीं मिलते हैं तो उसमें क्या होगा? काम करने वाले की ह्यूमिलेशन होगी। जैसे आप अभी कैमरा लेके खड़े हो, आप पूरा अपना इसमें जी जान लगा के काम कर रहे हो, कल को आपको आपका ऑफिसर मार्क्स देता है, आपके साथ उसकी नहीं बनती है या किसी काम की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि बड़ी निजी भी हो जाती है, बिल्कुल हो सकता है, और निजी भी कई बारी हो जाती है, नहीं को काम होता अगर ढंग से, या वो करना चाहता है उसको करने नहीं दिया जाता है, तो उस टाइम क्या होगा? कितने मार्क्स होंगे? तो ये मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हम छोटे मुलाजमों के साथ ही ऐसा है, ये बड़ों के साथ भी ऐसा है। अगर मेरा ही ऑफिसर है या किसी और का ऑफिसर है, उसको नंबर कम मिलते हैं, वो ह्यूमिलेट होगा कि मैंने तो काम इतना करके दिया लेकिन मुझे नंबर इतने मिले। तो अगर मुझे इतने मिले तो मैं अपने आगे एम्प्लॉइज़ को क्या दूंगा? 5 से अगर मुझे 5 है उसको 4 मिलने चाहिए। तो ये चीज़ सरकार ने जो की है ना, ये या तो ये अब उस मुद्दे तक पहुंच चुके हैं कि खुद ही फ्रस्ट्रेट होके आज के यूथ या कल के जो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट लोग हैं खुद ही बोले हमें वीआरएस कर दो। कहने का मतलब ये हो गया, करने का मतलब ये हो गया कि हाँ हम रिटायरमेंट ले लेंगे, हम इतनी फ्रस्ट्रेशन में जॉब नहीं कर सकते हैं। मुझे ये तो नहीं समझ आ रही है कि क्या 70 साल तक कोई मुलाजम हमारा काम नहीं करता था? क्या हिंदुस्तान क्या हवा में चल रहा था? बिजनेसमैन कब सॉलिड होता है? जब एक मुलाजम के पास पैसा आता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शॉपिंग करता है, तो उसके बाद बिजनेसमैन भी एक सॉलिड इशू में बैठता है, हाँ नहीं मेरा बिजनेस अच्छा है। आज मुलाजम की कमर तोड़ दी, उनके बच्चों की फ्यूचर तोड़ दिए, एक मुलाजम को मुलाजम नहीं रहने दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, उसको हरासमेंट में डाल दिया। तो आप कहते हो कि हाँ नहीं जी हम हिंदुस्तान की, कभी बाजू कट जाती है, कभी टांग कट जाती है, कभी ब्लाइंड मौत हो जाती है, अनस्पॉट डेथ हो जाती है। SRO 43 उन लोगों के लिए बनाया गया था कि अगर इनकी सर्वाइवल क्या है, इनका घर के अंदर इनका खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? चलो हमसे एक जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक पहाड़ी इलाका था, उनके लिए ये ज़रूरत थी, एक गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, चलो थोड़ी सी फैमिलीज़ जो हैं, दुखी लोग जो हैं, गरीब जनता जो है, उसको एक छोटी सी एक जॉब मिल जाती थी। इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अब समझ नहीं आती है ये है गवर्नमेंट कौन सी है, जो हमें ही नहीं पता चलता ये काम वहाँ पे किसको पूछ के किए जाते हैं। हम आम जनता के, आम मुलाजम की बात किसको सुनानी है, किसको नहीं सुनानी है। हाँ, आज आके एक मीडिया है जो बेचारा वो दिन रात पीछे पीछे भाग रहा है, दुखी लोगों के लिए भी, मुलाजमों के लिए भी, और एक आम इंसान फुटपाथ वालों के लिए भी वो चल रहा है दिन रात, और हमारी समस्याओं को
कहाँ तक वो पहुँचाता है, ये उन्हीं के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। अलबत्ता आज तक कभी भी, जब से यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ है, जब से यूटी बनी है, तब तक हम लोगों को कभी भी नहीं, एक छोटे मुलाजिम को कभी भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की सरकार ने कि इनको बुलाया जाए, इनसे बात की जाए। आज दिन इनका है, इनके साथ हमें रूबरू बात करनी चाहिए, इनकी समस्याओं को देखना चाहिए। ये क्या अपने लिए बोल रहे हैं या दूसरों के लिए, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम रोज़ कहते हैं हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दो, लेकिन समस्याएं बढ़ रही है, कम नहीं। निंदा मुद्दे थे, अभी पूरी डिटेल पे जाएंगे तो शायद प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होगा। सच बात जो है, जो एक रियलिटी थी, जो एक सच्चाई थी, उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कहीं लाइट बंद हो जाती है, कहीं पानी नहीं आता, तो जो आम जनता होती है सीधे साफ शब्दों में वो एम्प्लॉइज़ को ही बुरा भला कहती है। वो यही कहती है, शायद वो कभी कभी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं कि एम्प्लॉइज़ काम नहीं कर रहे, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, या कोई भी काम जो है इन एम्प्लॉइज़ की तरफ से जो सर्विसेज दी जाती है, जब उसमें देरी हो जाती है तो इन्हें गालियाँ भी निकाली जाती हैं, इन्हें बुरा भला भी कहा जाता है। बट अभी की मैं बात करूँ, एम्प्लॉइज़ खुद सफ़र कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉइज़ किसको जाके बोलेंगे? ये किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकते, कोई लिमिट भी क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि मैम ने बताया, एम्प्लॉइज़ आज के टाइम में डरते हैं सामने आके बोलने से। उन्हें डर रहता है कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो क्या पता हमें सस्पेंड ना कर दिया जाए, क्या पता कोई एक्शन ना हमारे ऊपर उठा लिया जाए, क्या पता कोई सीनियर उन पे खफा ना हो जाए। तो ये भी बड़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं कि आवाज़ उठाने में भी एम्प्लॉइज़ डरते हैं। तो इनकी समस्याओं को फिर सुनेगा कौन? यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है उसका पता कैसे लगेगा? अगर ऊपर से आप देखेंगे, फाउंडेशन देखेंगे, तो वो तो सभी को अच्छी बेहतर ही दिखेगी, बट अंदर की बात तो तभी पता चलेगी जब जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जब आप उनसे आके बातचीत करेंगे, वो क्या सफ़र कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आके पूछा जाए, फिर ही ये समस्याएं सुलझाई जा सकती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके डिपार्टमेंट में क्या कुछ दिक्कतें एम्प्लॉइज़ फेस कर रहे हैं, और अभी तक आपने बात भी की होगी आगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने की, पर अभी तक कुछ हल नहीं निकल रहा, क्या कुछ दिक्कतें हैं? देखो, जो पहला मुद्दा है हमारा, जो जेडीओ टू प्रिंसिपल बनाए हैं, जहाँ की एज ए इंचार्ज लेक्चरर है। मैं तो गवर्नर साहब से और डायरेक्टर साहब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको जो जेडीओ टू प्रिंसिपल बनाया है, जहाँ सीनियर लेक्चरर टू प्रिंसिपल बनाया है, उनको एज ए लुक आफ्टर दिया है उनको। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको रेगुलाइज़ किया जाए और पूरा उनको बेनिफिट दी जाए। तो सेकेंडली, जो एज ए इंचार्ज लेक्चरर काम कर रहे हैं, वो भी, उनको भी अभी तक रेगुलाइज़ नहीं किया है। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ, एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी को रेगुलाइज़ किया जाए। और सेकंड मुद्दा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा है, जो कि अटैचमेंट है। पीछे भी बहुत 10 साल पहले भी आर्डर निकले थे, सत्यपाल मलिक की प्रेजेंसी में भी आर्डर निकले थे। अभी भी रिसेंटली कोई बीके सिंह साहब ने आर्डर निकाला, महीना पहले निकाला कि इनको डिटैच किया जाए। अभी तक डिटैचमेंट कोई नहीं हुई है। जो जहाँ काम कर रहा है 10 साल से वहाँ ही बैठा हुआ है। इतनी अटैचमेंट है जहाँ पे जम्मू में बाहर से लोग जो आए हुए हैं, अभी तक उनको डिटैच नहीं कर पाया डिपार्टमेंट हमारा। सेकेंडली, जो सरप्लस है, बहुत से हमारे जो एम्प्लॉय है वो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है और उनकी पोस्ट कहीं नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे अभी एटीडी के फॉर्म भरे हैं, उनको एडजस्ट किया जाए, ताकि अपना जो पेंशन का केस सेटल किया जाए। गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ, एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी को रेगुलाइज़ किया जाए। और सेकंड मुद्दा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा है, जो कि अटैचमेंट है। पीछे भी बहुत 10 साल पहले भी आर्डर निकले थे, सत्यपाल मलिक की प्रेजेंसी में भी आर्डर निकले थे। अभी भी रिसेंटली कोई बीके सिंह साहब ने आर्डर निकाला, महीना पहले निकाला कि इनको डिटैच किया जाए। अभी तक डिटैचमेंट कोई नहीं हुई है। जो जहाँ काम कर रहा है 10 साल से वहाँ ही बैठा हुआ है। इतनी अटैचमेंट है जहाँ पे जम्मू में बाहर से लोग जो आए हुए हैं, अभी तक उनको डिटैच नहीं कर पाया डिपार्टमेंट हमारा। सेकेंडली, जो सरप्लस है, बहुत से हमारे जो एम्प्लॉय है वो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है और उनकी पोस्ट कहीं नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे अभी एटीडी के फॉर्म भरे हैं, उनको एडजस्ट किया जाए, ताकि अपना जो पेंशन का केस सेटल किया जाए। और लास्ट में मैं यही कहता हूँ, जितनी भी हमारी जहाँ पे अटैचमेंटें हैं, जो हमारा टीचर, मास्टर, लेक्चरर हैं, ये जो सभी किस लिए होते हैं? स्कूलों में पढ़ाने के लिए, ना कि ऑफिस में काम करने के लिए। तो ये जो शुभकर जहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस में, जहाँ काम कर रहे हैं, मतलब क्या है यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का? अगर आप स्कूल में लगे हो, पढ़ाओ, टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया है। यहीं से एक सवाल पूछना चाहूँगी, बड़े बार ऐसे होता है कि इलेक्शंस होती हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। उसके अलावा कहीं पे कुछ टाइम पहले जब आधार कार्ड नया सिस्टम आया था, उस वक्त भी कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि टीचर्स का इनसे क्या लेना देना है? वो तो टीचर्स तो पढ़ाने के लिए है, फिर उन्हें ऐसी जगहों पर ड्यूटी क्यों लगा दी जाती है? इनके लिए अलग से स्टाफ क्यों अवेलेबल नहीं बनाया जाता, या कुछ ऐसा क्यों नहीं होता? भाई मैम, बहुत बार हमने अपील की है,
सीईओ साहब से की है, डायरेक्टर साहब से की है, डीसी साहब से की है कि जो भी स्टाफ लाना बाकी डिपार्टमेंट से लाओ, हमारा काम लाओ, क्योंकि जो बच्चों की सेवा करने के लिए टीचर्स होता है, फिर भी जो टीचरों को यूटिलाइज़ करते हैं उनकी सर्विस। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि टीचर को कम लगाया जाए जितना हो। कभी कोविड की आती है वहाँ लगा देते हैं, कभी सर्वे आता है वहाँ लगा देते हैं, और स्कूल पूरे खाली हो जाते हैं, बच्चे सफ़र करते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सीईओ साहब से, डायरेक्टर साहब से, बीके सिंह साहब से कि जो हमारा टीचर है उनको सिर्फ पढ़ाने के लिए ड्यूटी दी जाए, ना कि अदर ड्यूटी दी जाए। सर, टीचर्स के रिगार्डिंग एक और सवाल है। सरकारी स्कूलों की हालत पहले ही खस्ता है, हर कोई जानता है, सच्चाई है। बिल्डिंग्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। बच्चों के लिए जो मटेरियल बिल्डिंग हो, चाहे वो डेस्क हो या फिर कुछ भी A to Z जो भी मटेरियल रहता है, आजकल तो प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूँ वहाँ पर तो डायरेक्ट प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, और अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बोर्ड से आगे वो बढ़ पाए हैं। शायद ही कोई स्कूल होगा, दिल्ली को छोड़ के बात करूँगी, शायद ही कोई स्कूल होगा जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पहुंची है, शायद ही। मैंने अभी तक तो कोई स्कूल खुद से जाके ऐसा मुझे दिखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता? टीचर्स को भेज दिया जाता है आगे पीछे, तो बच्चों की स्टडी जो उनके पास अवेलेबल मटेरियल है तो वो सफ़र नहीं करती क्या इन चीज़ों से? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर हैं बहुत हार्ड वर्कर हैं, अच्छी मेहनत कराती हैं बच्चे पढ़ने के लिए ड्यूटी दी जाए, ना कि अदर ड्यूटी दी जाए। सर, टीचर्स के रिगार्डिंग एक और सवाल है। सरकारी स्कूलों की हालत पहले ही खस्ता है, हर कोई जानता है, सच्चाई है। बिल्डिंग्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। बच्चों के लिए जो मटेरियल बिल्डिंग हो, चाहे वो डेस्क हो या फिर कुछ भी A to Z जो भी मटेरियल रहता है, आजकल तो प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूँ वहाँ पर तो डायरेक्ट प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, और अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बोर्ड से आगे वो बढ़ पाए हैं। शायद ही कोई स्कूल होगा, दिल्ली को छोड़ के बात करूँगी, शायद ही कोई स्कूल होगा जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पहुंची है, शायद ही। मैंने अभी तक तो कोई स्कूल खुद से जाके ऐसा मुझे दिखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता? टीचर्स को भेज दिया जाता है आगे पीछे, तो बच्चों की स्टडी जो उनके पास अवेलेबल मटेरियल है तो वो सफ़र नहीं करती क्या इन चीज़ों से? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर हैं बहुत हार्ड वर्कर हैं, अच्छी मेहनत कराती हैं बच्चे। जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, बच्चे जो आते हैं नेगलेक्टेड बच्चे आते हैं, फिर भी इनको जो हमारा टीचर मास्टर लेक्चरर है बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है, बाकायदा वो उनको अच्छी तरह बेसिक चीज़ सिखाता है। ये नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं। हमारा हर जो टीचर मास्टर जो लेक्चरर है अच्छी तरह मेहनत कराता है। इसमें कोई गवर्नमेंट टीचर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट टीचर्स तो करते हैं मेहनत, वो तो मैं खुद मानती हूँ। मैं खुद बताऊँ, मैंने प्राइवेट में भी पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा है। टीचर्स मेहनत कराते हैं, ये हम भी एग्री करते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ जो मटेरियल्स वहाँ पे, जो बेसिक नीड्स जो होनी चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करूं, प्राइवेट स्कूलों में कैंटीन की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है जिसमें डायरेक्ट आप पिक्चर्स के साथ पूरा का पूरा आप एक सिंपल वर्ड टाइप करेंगे, आपको शक्ल, कलर, हर एक चीज़, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है सब बच्चे को पता चल जाती है। तो बच्चे को वो लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव बनती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड पे। तो वो आपको टीचर तो मेहनत कर रहा है, पर ये बेसिक नीड्स की कमी तो कहीं ना कहीं आ रही है ना गवर्नमेंट स्कूल। जैसे ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में बाकायदा इन्होंने क्या कंप्यूटर लगा दिए हैं, प्रोजेक्टर लगा दिए हैं, वहाँ से पढ़ा रहे हैं, बेसिक हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। हर चीज़ हमारा जो टीचर है वो सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट वाले हैं वो प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चों को अच्छा कहते बेसिक सिखा रहे हैं, नेवर। जो हमारा गवर्नमेंट टीचर मास्टर लेक्चरर वो अच्छी तरह पढ़ा रहा है, प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं बीके सिंह साहब से, जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे अटैचमेंट है इनको ख़त्म किया जाए, इनको डिटैच किया जाए। बहुत से हमारे जम्मू में जहाँ बैठे हुए हैं 10-10 साल से 12-12 साल से बैठे। क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो लोग? दिक्कतें क्या फेस कर रहे हैं मैम? जो हमारे जहाँ जम्मू के जो लोग हैं, टीचर हैं, वो बाहर सर्विस कर रहे हैं, और जो जहाँ हब बना हुआ किसी स्कूल में भी चले जाओ, वहाँ जो उनकी सेक्शन स्ट्रेंथ होगी 15 या 20 होगी, और वहाँ टीचर मास्टर लेक्चरर कितने हो गए? 50-50 हो गए। तो हम यही बहुत बार ऑर्डर निकलते हैं हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मैं बीके सिंह साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो जो जो अटैच किए हैं उनको डिटैच किया जाए, दूसरा जो हमारे आए हुए हैं उनको एज ए लुक आफ्टर किया हुआ है, ये वर्ड डिलीट किया जाए, उनको रेगुलाइज़ किया जाए, और दूसरा जो इंचार्ज लेक्चरर है उनको भी रेगुलाइज़ किया जाए। जैसे कि आपने सुना, ये थी अंदर की बात, यानी कि एम्प्लॉइज़ क्या क्या फेस कर रहे हैं। ये लोग बहुत कड़ी मेहनत करके अपनी सर्विसेज देते हैं, स्कूल्स में पढ़ाने को लेके, पानी की जो सर्विसेज हमारे घर पे पहुंचती हैं, बिजली सप्लाई जो हमारे घरों पे है, या उसके अलावा भी जितनी भी सर्विसेज हम एंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं वो इन एम्प्लॉइज़ की वजह से होता है। पर जब बात आती है इनकी समस्याओं की, जो हर्डल्स इनके आगे आ रही हैं, जब उन्हें सुलझाने की बात आती है तो ठंडे बस्ते में बात क्यों चली जाती है? ये जो जनता की आवाज़ है, इस जनता की आवाज़ को आगे ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपकी और हमारे जो घरों पर छोटे भाई बहन
बैठे हैं, हमारे नेबर्स में जो लोग रहते हैं, ये सबकी बात है। आप ऐसा मत सोचें कि हमारे घर का एम्प्लॉय नहीं है, हमारे घर के बच्चे जो हैं कल को जाएंगे वो भी इसी डिपार्टमेंट में कल को ज्वाइन करेंगे। हमारे ही मोहल्ले से, हमारे ही नेबर्स या हमारे ही रिलेटिव्स में से ना जाने कितने लोग काम करते होंगे। तो ये जनता की आवाज़ यानी कि हमारी आवाज़, इस आवाज़ को आगे ज़रूर पहुँचाएं और कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में और भी जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें भी निकाल के बाहर रखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे और वो इनकी समस्याओं को सुलझाने में अपना पूरा